मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे रविंद्र केलेकर को, जो लेखक हैं झेन की देन पाठ का। तो हम सबको पता है कि इस कहानी में दो पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट था गिन्नी का सोना और दूसरा पार्ट है झेन की देन। लेकिन उसमें से हमें सिर्फ झेन की देन पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने इस साल के लिए गिन्नी का सोना पार्ट को हटा दिया है। तो इस वीडियो में हम केवल रविंद्र केलेकर और पाठ प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अगली वीडियो में झेन की देन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है रविंद्र केलेकर। इनका जन्म होता है 1925 और मृत्यु होती है 2010 में, यानी इनके मरे हुए अभी 10 साल हो रहे हैं। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो इनका जन्म 7 मार्च 1925 1925 में कोंकण क्षेत्र में इनका जन्म होता है। और ये जब स्टूडेंट थे, जब छात्र जीवन में थे, तभी से ये गोवा की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि ये गांधीवादी चिंतक थे, यानी गांधी की तरह ये भी चिंता करते थे, गांधी की दर्शन को ये फॉलो करते थे और गांधी चिंतक के रूप में ये विख्यात थे। और इन्होंने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, यानी जो लोग जीते हैं उसके जीवन के विविध पक्ष जो होते हैं उसको, फिर मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में, देश और समाज के लिए मनुष्य का जो जीवन है उसके विविध पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, मान्यता जो होती है हमारी, या व्यक्तिगत जो विचार होते हैं, जो पर्सनल थॉट्स होते हैं, वो देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में इसको वो प्रस्तुत करते रहे हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। और इनकी अनुभवजन्य टिप्पणी, यानी इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से जो टिप्पणी करते हैं, ये जो कोई चीज कहते हैं या लिखते हैं किसी टॉपिक पर, किसी घटना पर, उसमें अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ये एक अपनी जो चिंतन करते थे, उस पर जो अपना विचार रखते थे, वो बिल्कुल मौलिक होता था, वो बिल्कुल नया होता था, वो किसी का कॉपी नहीं होता था। और फिर साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। और ये हर जगह मानवीय सत्य, यानी एक इंसान के लिए जो सत्य चीज है ना, उस तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। इनकी रचनाओं में ये वो चेष्टा नजर आता है, उनका जो ये कोशिश नजर आता है। यानी ये इंसानी तौर पे जो चीजें सच है, जो चीजें सत्य हो सकती है, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये दिखावे में, कल्पना में जीने की आदि नहीं है, ये कल्पना में जीने में विश्वास नहीं करते हैं, ये मानवीय सत्य की ओर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक, यानी कोंकणी और मराठी दो बोली है, दो डायलेक्ट्स हैं, जिसके ये शीर्षस्थ लेखक यानी सबसे बड़े लेखकों में से एक है। और ये पत्रकार भी थे, जर्नलिज्म भी ये करते थे। इन्होंने कोंकणी जो डायलेक्ट है, जो बोली है, उसमें इन्होंने 25 यानी 25, मराठी में 3 और हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें इन्होंने लिखी है और जो पब्लिश भी हुई है। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। और कहते हैं कि केलेकर जो है, उन्होंने काका कालेलकर जो है उनकी बहुत सारी पुस्तकों का संपादन भी किया है और उसका अनुवाद भी किया, यानी ट्रांसलेट भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसके कारण इन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित उसके साथ साथ कई और अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया इन रचनाओं की वजह से। तो वे रचनाएं हैं कोंकणी में उजवा ढाचे सुर, समिधा, सांगली, उथाम्बे, मराठी में कोंकणी चे राजकरण, जापान जैसा दिसला, और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। यानी हम जो पढ़ेंगे इसके लिए भी इनको अवार्ड मिला है। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं पाठ प्रवेश के बारे में। ये रही काका कालेलकर के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम पाठ प्रवेश को जानेंगे। पाठ प्रवेश में लिखा गया है कि ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। कहते हैं कि ऐसा सभी मानते हैं कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें कह देना ये कविता का गुण होता है। हम सब देखते हैं कि कविता बहुत छोटी होती है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो लेखक कहते हैं कि
जब वही गुण यानी कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देना, यही चीज़ जब किसी कहानी में देखने को मिलता है, यानी बहुत छोटी सी कहानी होती है लेकिन उसका अर्थ बहुत गंभीर होता है, बहुत बड़ा होता है, जब यही चीज़ किसी कहानी में नज़र आता है तो फिर उनको ये मुहावरा ये जो है उसको याद रखना नहीं पड़ता। हम जो अभी पढ़ेंगे ये कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये कबीर की वाणी है, कबीर ने लिखा है। इसका अर्थ होता है कि एक जो सदपुरुष होता है, एक जो अच्छा आदमी होता है, वो बिल्कुल एक सूप की तरह होता है। सूप यानी जिससे हम चावल साफ करते हैं, जैसे चावल में कंकड़ी होती है या खराब चावल का जो दाना होता है उसको अलग करने के लिए हम सूप का प्रयोग करते हैं। तो सूप से जब भी हम चावल झाड़ते हैं तो उसमें फटकते हैं तो उसमें जो क्या होता है, जो खराब चावल है वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह कहते हैं कि एक अच्छे आदमी को भी ऐसा ही करना चाहिए कि उसे जितनी ज़रूरत की बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें उसे ग्रहण करनी चाहिए और जो बेकार की चीज़ें हैं, जो बेकार की बातें उसे छोड़ देना चाहिए। तो यही लेखक कह रहे हैं कि जब एक कहानी में थोड़े से शब्दों में यानी छोटी सी कहानी में बहुत सारी बातें कही गई हो, बहुत अच्छी बातें कही गई हो, तो उसमें जब ऐसा कहानी कोई पढ़ता है तो उसे ये मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता, यानी उसे ये बात अपने दिमाग में नहीं रखना पड़ता कि हाँ हमें इस कहानी में से ये चीज़ें छोड़ देनी है क्योंकि ये बेकार की बात की गई है, ये अच्छी चीज़ है इसको ले लेना है। क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि वो जो छोटी सी कहानी है वो छोटी इसलिए है क्योंकि उसमें सारी अच्छी बातें ही कही गई है, उसमें बेकार की कोई बात नहीं कही गई है। तो लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई कहानी भी बहुत छोटी हो लेकिन उसका अर्थ बहुत गंभीर हो, बहुत बड़ा हो, तो उसमें हमें ये ध्यान नहीं देना पड़ता, ये ध्यान रखना नहीं पड़ता कि हाँ ये वाला पार्ट तो ऐसे ही लिख दिया गया, इसको नहीं पढ़ेंगे या इसको नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कहानी पढ़ते तो हम देखते हैं कई बार कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती है जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता, वो ऐसे ही बता दिया जाता है। तो लेखक यही बता रहे हैं कि जब कोई अच्छी कहानी हो, जब छोटी सी कहानी में बहुत सारी बातें की गई हो, तो उसमें हमें ये ज़रूरी नहीं होता याद रखना कि हाँ इस पार्ट को नहीं पढ़ना है या इस पार्ट को ध्यान नहीं देना है, इसको समझना नहीं है, ऐसा नहीं होता। यानी वो पूरी की पूरी कहानी ही इंपॉर्टेंट है। सरल लिखना थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है। और कहते हैं कि आसान लिखना और थोड़े शब्दों में यानी कम शब्दों में लिखना बहुत कठिन काम होता है, हम सबको पता है। पहले तो सबसे पहले ये चिंता होती है, अगर आपको कह दिया जाए कि 100 शब्दों में आंसर लिखे तो पहले ये चिंता होने लगती है कि 100 शब्द मैं कैसे लिखूंगा, मुझे तो इतना आता ही नहीं है। लेकिन आपको अगर यही चीज़ कह दिया जाए कि 50 शब्दों में लिख दीजिए इस आंसर को, तो फिर आपको पता चलेगा जब आप लिखने बैठेंगे कि ये तो बात तो मैं 50 शब्दों में लिख ही नहीं पाऊंगा, इसके लिए तो मुझे कम से कम 70-80 शब्द का लिमिट चाहिए। आप ये प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि आसान लिखना, बहुत इजी लिखना और कम शब्दों में लिखना बहुत कठिन काम होता है, बहुत टफ होता है, ये आसान नहीं होता है। बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखना आसान है लेकिन कम शब्दों में अपनी एक कहानी ख़त्म कर देना जो बहुत मीनिंगफुल हो, ऐसा बहुत कठिन होता है ऐसा लिखना। फिर भी यह काम होता रहा है। कहते हैं ये बहुत टफ है लेकिन फिर भी ऐसे काम होते रहे, ऐसे लेखक हैं जो लिखते रहे इस तरह की रचनाएं। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह की सारी चीजें होती रही और इसके प्रमाण जो है, इसका जो प्रूफ है वो है सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानी। ये सारी जो रचनाएं मिलेंगी हमें, ये सब इसी चीज के प्रमाण है। यानी ये भी बहुत छोटी छोटी रचनाएं हैं लेकिन इसके अर्थ बहुत गंभीर है। इसमें हमें पूरी कहानी को ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि पूरी कहानी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी बेकार की चीजें नहीं लिखी गई है। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है और वो जो चीज़ें इन रचनाओं में हुआ है वही चीज़ कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। यानी ये जो लेखक है उन्होंने कोंकणी में इसी तरह की रचनाएं की है जिसमें वो केवल काम की चीज़ों को लिखा है। उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें की है। चूँकि हमें गिन्नी का सोना नहीं पढ़ना है तो हम केवल झेन की देन के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ बताया गया है जिसके बारे में। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। कहते हैं कि दूसरे वाले प्रसंग में यह बताया गया है कि झेन की देन जो पार्ट है जिसमें को हम पढ़ेंगे उसमें बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की बात, ध्यान जो लगाते हैं सुबह जब हम योगा करते समय ध्यान लगाते हैं, तो उस ध्यान की बात बौद्ध धर्म से आई है। तो कह रहे हैं कि वो जो बौद्ध धर्म की जो ध्यान लगाने की जो पद्धति है उसकी याद दिलाता है, जिसमें ये बताया गया है कि ये ध्यान लगाने की पद्धति का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताते हैं कि आज उसी के कारण जापान के जो लोग हैं, हम सबको पता है कि जापान कितना डेवलप कंट्री है, वहाँ के लोग कितने बिजी रहते हैं अपने काम में, लेकिन कहते हैं कि इसके बावजूद भी वो अपने काम में बिजी रहने के बावजूद भी व्यस्ततम यानी बिजीएस्ट और दिनचर्या यानी डेली रूटीन, तो बिजी होने के बाद भी चैन भरे पल निकाल लेते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, बिजी लाइफ से। यानी वो कह रहे हैं कि वो बौद्ध दर्शन से जो प्राप्त हुआ है ध्यान की पद्धति, उसी का फल है कि जापान के जो लोग हैं वो बिजी होने के बाद भी, व्यस्त होने के बाद भी अपने जीवन में कुछ पल चैन के निकाल लेते हैं। यानी वो ध्यान लगाते हैं और उस समय अपने जीवन में कुछ शांत समय, कुछ चैन भरे पल पाते हैं।
तो ये है इस पाठ प्रवेश में और लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो हम अगली वीडियो में जानेंगे पाठ के बारे में, जिसमें हमें केवल पढ़ना है जैन के दिन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।